ये जो कहानी शुरू होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जो ये सब चेहरे देख रहे हैं सभी इस शहर की एक से बढ़कर एक हस्तियां। कोई फैक्ट्री का मालिक तो कोई बिल्डर, लेकिन इस शहर में एक और नाम है, दीपक ओबेरॉय। दीपक ओबेरॉय जो किसी पहचान का अब मोहताज नहीं, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शहर की सारी हस्ती मीटिंग के लिए उपस्थित हुए। दीपक साहब, हम उस फैक्ट्री के बारे में कुछ समझना चाहते हैं। मैं भी समझना चाहता हूँ। जी दीपक साहब, हमको भी थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है। इस शहर में दीपक ओबेरॉय जो भी प्लान बनाते हैं वो काफी खूबसूरत होता है। शहर के तमाम बिल्डरों का यही मानना है। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। जैसा कि आप सब बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं यहाँ। हमारा जो प्लान है, जिस पे हम लोग जो 10 सालों से काम कर रहे थे, हमारा जो है चीनी का जो मिल है, अब यहाँ से शुरू होता है दीपक साहब का बिजनेस प्लान। इस शहर की सारी हस्तियां एक फैक्ट्री के प्लान को लेकर इस बैठक में मौजूद थी। सबों को इंटरेस्ट है दीपक ओबेरॉय से, क्योंकि हर प्लान को खूबसूरत बनाने में हमेशा से इनका हाथ रहा है। इधर एक फैक्ट्री लगाने की बात चल रही थी और न जाने कई बिजनेस बहुत कम समय में दीपक ओबेरॉय साहब ने खड़े कर दिए थे। इस शहर में इसलिए तो इनका एक अच्छा खासा नाम है और इनके प्लान को सभी समझना चाहते थे, क्योंकि अगली फैक्ट्री फिर लगाई जानी थी। ओके जेंटलमैन, एनी क्वेश्चंस? नो। और हर मीटिंग में यही होता था। दीपक साहब की काबिलियत से हर कोई खुश हो जाते थे। ये प्लान तो बहुत बढ़िया है। दीपक ओबेरॉय साहब, आपका प्लान समझने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। जी। दीपक ओबेरॉय जो कि लगन के बहुत पक्के, समय के बहुत पक्के और हमेशा ये काम में लगे रहते थे। और ये हैं तिवारी जी, इनके खास आदमी कह लीजिए या फिर मित्र कह लीजिए। बिल्कुल वफादार और भरोसेमंद आदमी ये RS तिवारी। तमाम फाइलों को देखना इनकी जिम्मेवारियां। रोज दीपक साहब समय से अपने ऑफिस पहुंच जाते थे। इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी ये हमेशा कुछ न कुछ नया सोचने पे लगे रहते थे। तिवारी जी। जी सर। इन लोगों का पेपर तैयार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ। ये लीजिए सर। ये सर सिंघानिया साहब का है। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक इट एंड स्टडीज। थैंक यू सर। सर और कोई कमी रह गई हो तो? वेरी गुड प्रेजेंटेशंस। तब सर वो वाली फैक्ट्री का काम मैं निपटा लूं। वेरी गुड। ओके ओके। जी सर। दीपक साहब के हाथ में यह कलम, इस कलम के पीछे एक बड़ा राज है जो हम और आप इस कहानी के आखिरी तक तो जानेंगे। इस कलम के पीछे दीपक साहब की कई बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इस कहानी में अभी बहुत कुछ जानना और देखना बाकी है। आज का ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रखा गया था, लेकिन अचानक यह जानकारी मिली ही थी कि आज की यह मीटिंग कैंसिल की गई है। सभी चिंतित थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि कहीं तिवारी जी कोई संदेशा लेकर आए। लेकिन तिवारी जी, ऐसा क्या हो गया जो मीटिंग कैंसिल हो गया? क्या प्रॉब्लम हुआ जो आज मीटिंग कैंसिल हो गया? कोई गंभीर मुद्दा है क्या सर? आखिर बात क्या है? अचानक कैसा क्या हो गया? अभी तो बात शुरू हुई थी। सर देखिए, ये राज की बात है जिसके बदौलत आज दीपक बाबू यहाँ हैं इस मकाम पर। हम समझे नहीं तिवारी जी, आप तो इनके साथ बरसों से रह रहे हैं। जी जी।
आखिर वो राज की बात क्या है, आप बताना चाहेंगे तिवारी जी? सर बताएंगे, समय तो आने दीजिए, जरूर बताएंगे सर। आज के लिए माफी चाहेंगे सबसे सर। ओके। फिर कुछ दिन बाद वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। मल्होत्रा साहब, कल जो हम लोग पार्टी रख रहे हैं, जो हमारी जो डील हुई थी, उसमें आप लोगों को जरूर से जरूर आना है। और हमारा बर्थडे भी है, इसलिए सिंघानिया साहब को भी बोल दीजिएगा, जरूर आइएगा। ओके ओके। हेलो, हाँ दीपक साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डील पक्का हो गया। अरे वाह जी, मैं अभी सबको बता देता हूँ जी सर। शहर के सारे टॉप मोस्ट बिजनेसमैन इस मीटिंग में रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, आप फिक्र न करें, अभी समय है सर। ओके 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 सर। और इसी को कहते हैं भाग्य। जी हाँ, शहर के सारे बिजनेसमैन को इकट्ठा होना था, डील पक्की हो गई थी। और दूसरी तरफ खुशी थी कि 4 सितंबर को दीपक ओबेरॉय का जन्मदिन था। एक साथ दो जश्न, लेकिन इसके पीछे एक राज भी था। मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। तिवारी जी, आप एक चीज बताइए, उस दिन की मीटिंग चल रही थी, आप कुछ ऐसा बताने वाले थे, याद है? वो वक्त तो आ गया है सर। आज 2 सितंबर है और 4 तारीख को दीपक साहब का बर्थडे भी है। अरे वाह, बताइए। और 4 सितंबर को दीपक साहब आप सबों को डबल गिफ्ट देंगे। वो कैसे? बात उन दिनों की है सर, जब दीपक साहब 6 वर्ष के थे। तिवारी जी अब दीपक ओबेरॉय की पिछली कहानी सबों को सुनाने लगे। वो वक्त जब दीपक नहीं बल्कि दीपू के नाम से जाना जाने वाला यह छोटा सा बच्चा, जिसकी माँ सड़कों पर 2-4 पैसे मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी और अपने घर को चलाती थी। और इसी गांव में रहते थे ये गुरुजी ब्रजमोहन साहब, जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपना जीवन यापन किया करते थे, लेकिन दयालुता इनमें कूट कूट कर पड़ी थी। कहो गंगा, कैसी हो? ठीक हूँ बाबूजी। अरे बच्चे को क्यों साथ में रखती हो? क्या करूं? गंगा जी, कल से दीपू को पढ़ने के लिए मेरे यहाँ भेज दो। समाज में सब लोगों को पढ़ाता ही हूँ, तुम्हारे बच्चे को भी पढ़ा लूंगा। ठीक है बाबूजी, आप कह रहे हैं तो कल से भेज ही दूंगी। मम्मी मैं कल से पढ़ने जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम कल से पढ़ने जाओगे। लो, इस बिस्कुट को रख लो। कल से बेटा तुम पढ़ने के लिए मेरे यहाँ आ जाना। हाँ ठीक है। अगले दिन दीपू की माँ दीपू को लेकर मास्टर साहब के पास चली आई। आओ गंगा, आओ। गंगा, तुम दीपू के यहाँ लाकर बहुत अच्छा की हो। यहाँ ये पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। तुम अपनी जिंदगी तो गरीबी में बिता ली, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए गंगा। ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं भी रात में यही सोच रही थी। लीजिए, आज से इसको पढ़ाइए लिखाइए, मेरा क्या भरोसा। मम्मी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं बेटा, मैं यहाँ आकर रोज देख लिया करूँगी। तुम यहीं रहो, पढ़ो लिखो, बड़ा आदमी बनो। बेटा, तुम मम्मी से भी भेंट करना, मेरे पास भी रहना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, रोज चॉकलेट दूंगा और बिस्कुट भी दूंगा तुम्हें। अच्छा चलिए ठीक है। अब धीरे धीरे मास्टर साहब और दीपू एक दूसरे को समझने लगे। मास्टर साहब भी दीपू को बड़े मन से पढ़ाते। A for apple। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा। कहते हैं ना, गुरु का जब वरदान मिल जाए तो फिर क्या कहना, जीवन ही धन्य हो जाता है। फिर एक दिन अचानक। आओ गंगा, बैठो बैठो बैठो। कैसी हो गंगा, और सब बताओ। हाँ, सब तो ठीक है। कुछ पैसे की आवश्यकता थी, मैं इसीलिए आई हूँ। तबीयत सुधार नहीं हुआ है क्या? कहाँ सुधार हुआ बाबूजी? हाँ, सो तो तुम्हारी गंभीर बीमारी है, इलाज भी तुम्हारा बहुत दिन से चल रहा है। एक बात बोले, अगर मैं गुजर जाऊं
तो मेरे दीपू का ख्याल आप ही रखिएगा। तुम तो मेरी बहन की जैसी हो गंगा। दीपू का मैं अवश्य ख्याल रखूंगा, उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। दीपू की माँ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और एक दिन और वो बुरा दिन जब दीपू की माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। ये जानकर ब्रजमोहन साहब को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन गंगा को दिए हुए वायदे जो उन्हें चलो जल्दी तैयार हो। अब दीपू के लिए मास्टर साहब ही सब कुछ थे। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, खुद उसकी निगरानी करना, खुद विद्यालय पहुंचाना, क्योंकि मास्टर साहब का दीपू के सिवा और कोई था भी नहीं। और दीपू को पाकर इनको सब कुछ मिल गया था। और एक दिन वो वक्त भी आ चुका जब दीपू 18 साल का हो गया। और फिर क्या हुआ, आइए इस कहानी में हम सब आगे देखते हैं। बेटा, अब तुम बाहर पढ़ने के लिए जाओ। मैंने वहाँ सारा इंतजाम कर दिया है। वहाँ जाकर मन से पढ़ाई करना, नशा का सेवन नहीं करना, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनकर अच्छा इंसान बनना। लो ये कलम लो, ये तुम्हें मेरी हमेशा याद दिलाता रहेगा। और पढ़ लिख कर तुम एक अच्छा इंसान बन करके मुझे दिखाना। जाओ, ठीक से जाना। कहते हैं ना, वक्त बहुत कुछ करवाता है। ये दीपू दीपक तो बन गया, लेकिन इसके पीछे एक अलग ही कहानी थी। बात उन दिनों की है कि दीपू के जाने के बाद मास्टर साहब को एक चिट्ठी आई, जिस चिट्ठी में ये लिखा था कि अब दीपक उसी दिन यहाँ लौटेगा जब तक वह कुछ कर नहीं लेता, कुछ बन नहीं जाता। यह जानकर मास्टर जी कुछ सोच नहीं पा रहे। दीपू, तुम्हें कसम खाने के लिए कौन बोला था? मैंने सोचा था तुम जाओगे और फिर लौट करके आ जाओगे, और मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करता ही रहा। मुझे उम्मीद था तुम वहाँ से सफल होकर के लौटोगे। जिस दिन तुम लौट करके आओगे उसी दिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। वक्त बहुत बलवान है साहब, और ये थी दीपू से दीपक बनने की कहानी। लेकिन अभी कहानी तो अधूरी है। दीपक भी हमेशा उस कलम को लेकर गुरुजी की यादों में रहा करता था। आया समझ में? तिवारी जी, अरे मेरे दिल को छू गया ये कहानी। अरे वाह, गजब। तो हम लोग गुरुजी को लाने की तैयारी शुरू कर देते हैं क्या? जरूर। ओके। अरे वाह वाह, गजब। क्या पता गुरुजी वहाँ कैसे होंगे। और इधर दीपू को भी जिस दिन का इंतजार था, यानी दीपू से दीपक तक का सफर, क्या पता कि जिनके वो हमसे गुस्सा आशीर्वाद की होंगे। बदौलत पूरा हुआ था, उस गुरुजी से मिलने का वक्त आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन दीपक डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि मन नहीं लग दीपक रहा को है। उस समय कसम खाना ही नहीं था। खैर, गुरुजी की अचानक बहुत याद आ ये रही। 14 साल का फासला, लेकिन फिर भी बहुत सोच विचार के बाद एक चिट्ठी ब्रजमोहन साहब के घर आई। अरे? और ब्रजमोहन साहब के दिल में खुशी का तूफान सा उठ गया, क्योंकि यह चिट्ठी और किसी का नहीं, दीपक यानी दीपू का था। ये खत दीपू का है? अरे वाह। इस चिट्ठी को पढ़कर मानो ना आंसू छलक रहे थे, ना हंसी दिख रही थी। बस दीपू से दीपक बनने का इसी सफर पल का तो गुरुजी इंतजार के दिल को छू गया। और इधर तिवारी जी भी पूरी तैयारी में लगे। हाँ, हेलो तिवारी जी। क्योंकि ब्रजमोहन साहब यानी गुरुजी को लाकर दीपक से मिलवाना भी था। और तकरीबन 14 वर्षों के बाद दीपक को गुरुजी से मिलना था और गुरुजी को दीपक से। अभी चल देता हूँ। इसमें तिवारी जी की भी अहम भूमिका रही थी। और फिर वो वक्त यानी आज 3 सितंबर का वो दिन जिसका इंतजार हम सबों को था। एक दूसरे को देखकर मानो तो कितनी खुशी हो रही है, हम आप क्या जाने, यही दोनों जानते हैं। जिनके चरणों की बरसों से मास्टर साहब भी देख रहे थे कि दीपू से दीपक बनने में जो भी वक्त लगा हो, कैसे हो बेटा? लेकिन ये संस्कार देखकर और ये दृश्य देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। वो सम्मान, वो अदब, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े।
काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। और वो नजारा तो कुछ देखने लायक था। कैसे हो बेटा? बस आप ही का आशीर्वाद है गुरुजी। अखबार में पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। आज तुम टॉप बिजनेसमैन बन गए, यह जानकर मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। सारी कृपा आप ही की है गुरुजी। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है आज मेरा दीपक बन गया। इतने लंबे फासले के बाद जब इन दोनों की बातें शुरू हुई तो फिर पहली बार दीपू और गुरुजी दोनों जगे रह गए, मानो इनकी कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर अगले दिन सुबह जबकि दोनों खुशी एक साथ। आपकी जगह यहाँ है गुरुजी। बैठ जाइए बैठ जाइए। वो दिन, वो नजारा, वो घड़ी, कहते हैं ना कि जिस पर गुरु का हाथ हो और ऊपर वाले का साथ हो, वो सचमुच बड़ा किस्मत वाला होता है। सभी सरसरी निगाहों से गुरु जी को देख रहे थे और दीपक बाबू का संस्कार भी देख रहे थे। तिवारी जी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि ये दृश्य ही कुछ ऐसा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये एक ऐसा बर्थडे जहां गुरुजी से मात्र आशीर्वाद लिया जा रहा था, जहां संस्कारों के साथ फूलों की वर्षा, होठों पर खुशी और आंखों में आंसू। मैंने जीवन में हर चीज देखा, लेकिन आपने जो संस्कार दिया ये पहली बार देख रहा हूं मैं। बेटा, मैंने जो तुम्हारी माँ को वचन दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया बेटा। मैंने तुम्हें जो संस्कार दिया था आज वो संस्कार जिंदा है। सब आप ही की कृपा है गुरुजी। आज मैं जो भी पूछूं सब आप ही की ये था अनोखा संस्कार। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप एक दूसरे को पहुंचाइएगा जरूर, क्योंकि ये कड़ी टूटे नहीं। वो गुरु जिसने हमें जीवन का ज्ञान दिया, ईश्वर के बारे में समझाया, उस महान गुरु के नाम ये कहानी समर्पित है, क्योंकि आपके भी कोई न कोई गुरु है। अच्छा लगे तो कमेंट में भी लिखिएगा जनाब। सोना किया